वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने उन्हें देखा है, एनालाइज किया है और उसके बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने के, या फिर कहा जाए लगातार सालों में भी रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो देखिए, शायद इससे आपकी हेल्प होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 4 सिद्धांतों का आकलन कीजिए। तो जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। इसीलिए तो कहा जाता है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें करना चाहिए सोल्व कम से कम 5 साल के। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें आपको करना ही करना है। तो वही क्वेश्चन आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, तो क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 4 सिद्धांतों का आकलन कीजिए। जो भारत की विदेश नीति थी उनमें कौन से जो सिद्धांत है वो शामिल किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब ही ये होता है कि गुटों से अलग होना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है वहां से आपका ये पूछा गया है। तो देखिए, जो गुट निरपेक्षता दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था, तो आपको वो इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो छोटी छोटी बात है वो भी हम जानते जाएंगे, जिससे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे, MCQ भी। तो देखिए, 1945 में हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध है वो क्या हुआ था, वो समाप्त हुआ था। और उसके बाद जो 2 गुट हैं, विश्व में 2 गुट जो हैं वो उभर कर सामने आए, जो काफ़ी शक्तिशाली हुए। कौन सा था? पहला USA और दूसरा USSR। तो जो USA है उसका नाटो जो था वो प्रसिद्ध जो गुट था, और जो USSR यानी कि सोवियत संघ है उसका कौन सा था? वार्सा पैक्ट। तो ये 2 गुट उभर कर सामने आए और ये दोनों गुट ही क्या चाहते थे, जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उन्हें ये चाहते थे कि हमारे गुट में शामिल हो जाए। तो ये जो सिचुएशन थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रकट होनी शुरू हो गई थी। तो ये दोनों ही महाशक्तियां भारत को क्या है, यह चाहती थी कि जो भारत है वो हमारे गुट में शामिल हो जाए। अमेरिका वाला गुट चाहता था हमारे में शामिल हो, और USSR यानी सोवियत संघ वाला चाहता था हमारे में शामिल हो। परंतु भारत जो है उसने यह निर्णय लिया कि ना तो वह USA के गुट में शामिल होगा यानी कि नाटो में शामिल होगा, और ना ही वह वार्सा पैक्ट में शामिल होगा। वह गुट निरपेक्षता का पालन करेगा और सबको भी यही सलाह देगा कि गुट निरपेक्षता का पालन करे, जिससे कि उसकी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र होगी, किसी के दबदबे में नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो क्या होता? अगर भारत किसी एक देश में शामिल हो जाता, एक देश के गुट में शामिल हो जाता, तो क्या होता? इससे होता कि उस गुट का जो भी निर्णय होगा, गुट मतलब ग्रुप का, उस ग्रुप का जो भी निर्णय होगा वही क्या है, भारत में भी लागू होगा, जिससे कि भारत का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत ने स्वतंत्र नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता को अपनाया, जिससे कि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति रहेगी, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के जो प्रश्न होंगे उन पर वह स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है, फैसले ले सकेगा और विचार कर सकेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। तो पहला सिद्धांत गुट निरपेक्षता। अब दूसरा देखिए, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध। जैसे कि हमारा देश भी क्या है, औपनिवेशिक काल से गुजर कर आया है। औपनिवेशिक काल क्या होता है? कोई भी शक्तिशाली देश जब वह दूसरे देश पर राज कर लेता है उसे गुलाम बना लेता है, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को बनाया था 1947 से पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद हमें गुलाम बना लिया गया था भारत को। तो भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत यह जो सिद्धांत है यह अपनाया कि वह औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करेगा। तो देखिए, साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों की स्वतंत्रता का अपहरण करके उनका शोषण करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत का किया था। संघर्ष और युद्धों का सबसे बड़ा कारण साम्राज्यवाद ही होता है। भारत स्वयं साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन है उन्होंने भारत पर राज किया था।
द्वितीय महायुद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के जो अधिकांश जो राष्ट्र थे वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद जो एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर जो देश थे वो क्या थे, स्वतंत्र हो गए थे। जो औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थे अब वो क्या है, वो स्वतंत्र हो गए थे। पर यह नहीं कहा जा सकता कि पूरे विश्व में अभी पूरी तरीके से साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। तो इसलिए जो भारत है उसने अपनी विदेश नीति में यह चीज़ सिद्धांत अपनाया कि यदि आगे कोई भी किसी भी देश को जरूरत पड़ेगी तो वह उसका समर्थन करेगा और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करेगा। अगला सिद्धांत क्या अपनाया था भारत ने? अगला सिद्धांत अपनाया था अन्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध। इसका मतलब है जो बाकी देश हैं, भारत के अलावा जो बाकी देश हैं, उनसे भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध कायम होगा। यह उसकी विदेश नीति के अंदर था कि हर कोई जो दूसरा देश है, जो विश्व में जितने भी देश हैं, उनसे भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहेगा, जिससे कि उसका भी राष्ट्रहित होगा, भारत का भी राष्ट्रहित होगा। तो हमेशा जो भारत है उसने यही कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके मैत्रीपूर्ण संबंध हो, जिससे कि जो युद्ध है उससे बचा जा सके। अगर युद्ध होगा तो क्या होता है, हम सभी जानते हैं इस समय परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए हैं सभी ज़्यादातर। तो इससे क्या है, अगर कभी भी युद्ध होगा तो क्या है, घोर संकट उत्पन्न होगा। जो देश जीतेगा वो भी क्या है, हार ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी तो उतने ही अटैक होंगे जितना वह दूसरे देश पर अटैक करेगा। तो इसीलिए जो भारत का मानना यही है कि मैत्रीपूर्ण संबंध अन्य देशों के साथ भी कायम किए जाएं, जिससे कि राष्ट्रीय हित में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो युद्ध हैं इन जैसे संकटों से बचा जाएगा। अगला देखिए, पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। जो भारत है उसकी विदेश नीति का सबसे अच्छा और सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वो था पंचशील का सिद्धांत, या फिर कहा जाए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। अभी पंचशील का सिद्धांत होता क्या है, तो देखिए इसका अर्थ होता है 5 सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति के मूल आधार हैं। जो विदेश नीति है हमारी, इन्हीं 5 सिद्धांतों को बीच में रखकर बनाई गई है। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि पंचशील सिद्धांत कहा जाता है इसे। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखने वाली, तो ये देखिए जो पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 24 अप्रैल 1954 में किया गया था। तो आपको याद रखना है जो पंचशील शब्द का प्रयोग कब किया गया था। ये ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इन पर विश्व के सब देश चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। अब ये 5 सिद्धांत कौन से थे, तो देखिए पहला था एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। जो एक देश है यानी कि जो भारत है, वो जो बाकी भारत है वो क्या करेगा, अपने दूसरे जितने भी देश होंगे उनकी अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखेगा, उसमें कोई भी अड़चन नहीं लाएगा। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। इसका मतलब भारत का जिससे भी संबंध होगा जिस भी देश के साथ, उससे वह किसी प्रकार का युद्ध आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इसका मतलब है कि जो भारत है वह किसी भी दूसरे देश जिससे उसका संबंध होगा उसके आंतरिक मामले, मान लीजिए अगर भारत की बात की जाए तो भारत का आंतरिक मामला क्या होगा, हमारा जो घर होता है उसके अंदर का मसला, यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारा ये मैटर है, हमारा मैटर है, हम पर ही छोड़ दिया जाए, यानी कि हमारी प्रॉब्लम है हम पर ही छोड़ दी जाए, तो ये मामला क्या है, घर का मामला है। इसी तरीके से भारत क्या है, भारत एक राष्ट्र है, एक देश है, तो उसके अंदर भारत के अंदर चाहे जो भी चीज़ हो, बाहर वाला देश उसके ऊपर कोई भी चीज़ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो भारत है वह भी किसी बाहरी देश के साथ किसी प्रकार का उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। अब देखिए अगला चौथा सिद्धांत कौन सा है पंचशील के अंतर्गत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। अब ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या होता है, इसका मतलब है शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के विकास में योगदान देना और एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हुए साथ साथ रहना, इसका मतलब यह है। अगला देखिए, आपस में समानता और मित्रता की भावना को बनाए रखना। इसका आखिरी पंचशील सिद्धांत का आखिरी जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या था, आपस में समानता बनाए रखना और मित्रता की जो भावना है उसे बनाए रखना। भारत ने
पंचशील जो सिद्धांत है उसे अपनाया था। अब देखिए, पंचशील के ये 5 सिद्धांत विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब सभी के पास क्या है, परमाणु बम संपन्न देश हो गए हैं, और हाइड्रोजन बम जैसे जो ये हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इस तरीके के जो बम हैं वो सबके ज़्यादातर देशों के पास उपलब्ध हैं। ज़्यादातर देश इनमें संपन्न हो चुके हैं। तो इसलिए अब युद्ध छिड़ने के जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। अगर युद्ध छिड़ेगा तो दोनों तरफ से नुकसान होगा, किसी एक का नहीं होगा, हारने वाले देश का ही नहीं होगा, जीतने वाले देश का भी होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो अमेरिका ने जब जापान पर हमला किया तो अभी तक उसका जो नुकसान है वो देखा जा सकता है। अब देखिए अगला सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत जो था यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब जो भारत की विदेश नीति में अगला कौन सा जो सिद्धांत है वो अपनाया गया है, वो है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। जो भारत एक शांति प्रिय देश है, और इसी के साथ साथ भारत ने क्या है, भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों का जो सिद्धांत है वह अपनाया है। भारत जो भी निर्णय लेगा उसमें राष्ट्रीय हित शामिल होगा। भारत की विदेश नीति में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें राष्ट्रीय हित क्या होगा, शामिल होगा। इसी कारण तो जो भारत है उसके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसका यही उद्देश्य था कि इससे क्या होगा, भारत का हित सधेगा। इसके साथ साथ भारत ने संसार के सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। इसी कारण आज भारत क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्रता से उन्नति कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, भारत का जो राष्ट्रीय हित है वह सध रहा है। तो इसका कारण यही था कि मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों कायम करेगा, एक तो उसकी विदेश नीति के अंदर आता है, दूसरा इससे जो राष्ट्रीय हित है वो सधेगा। इसका मतलब भारत हर वह फैसला इस तरीके से लेगा कि उसका जो राष्ट्रीय हित है वो सधे। तो ये क्या थे, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत थे। तो अगर भारत की विदेश नीति के सिद्धांत पूछे जाएं तभी भी आप यही लिखेंगे, और जैसे कि क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप अच्छे से करिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट टाइम रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद चीन की जनता पर पड़े किन्हीं 4 नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि ये आपकी फर्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको याद हो तो देखिए फर्स्ट बुक में जो 4th चैप्टर है वहीं से पूछा गया है। तो देखिए, जो चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होता आ रहा है, जैसे कि हम सभी को पता है, परंतु फिर भी जो चीन की जनता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में हमें बताना है कि किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं चीन की जनता पर। तो ये क्वेश्चन इजी भी है, पर हम ऐसे छोटी छोटी बातें हैं उन्हें नज़रअंदाज करते जाते हैं और उन्हीं पर ये क्या है, क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो देखिए, जो चीन की जनता है उस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव बताने हैं। तो पहला देखिए, जैसे कि हम जानते हैं चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार होता चला जा रहा है, लेकिन वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सुधारों का लाभ वैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि हर व्यक्ति में। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, उनका जो विकास है, चीन का विकास लगातार होता जा रहा है, आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है, परंतु हर व्यक्ति उस सुधार का समान लाभ नहीं भोग पा रहा है। हर व्यक्ति को सुधार का जो परिणाम है, वो सुधार का जो लाभ है वह समान नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वहाँ पर समानता कायम नहीं है, जिसके कारण क्या है, अमीर और गरीब की खाई वहाँ पर विद्यमान हो रही है। जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, यानी कि किसी एक वर्ग को तो क्या हो रहा है, सुधार का पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु वहीं पर चीन में जो दूसरा वर्ग है उसे उतना सुधार का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे, क्योंकि तो इससे क्या है, अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वह बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, इसका नकारात्मक परिणाम आ रहा है चीन में सुधार होने के बावजूद भी। अगला देखिए, चीन में बेरोजगारी बढ़ी है। जो चीन है उसमें लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है तथा लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ पर जो 10 करोड़ लोग हैं अभी भी क्या है,
रोजगार की तलाश में है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आर्थिक रूप से तो जो चीन है वह विकसित होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है जब से उसमें चीनी क्रांति के बाद, परंतु अभी तक वहाँ पर जो बेरोजगारी का संकट है वो खत्म नहीं हुआ है। अगला देखिए, महिलाओं के रोजगार तथा कार्य करने की दशाएं उतनी ही खराब है जितनी यूरोप में 8वीं तथा 19वीं सदी में थी। इसका मतलब है कि चीन में जो महिलाएं हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में उतनी समानता कायम नहीं है। जो पुरुष वर्ग है, जो पुरुष समाज है, वह क्या कर रहा है, वह तो तरक्की करता जा रहा है, वह रोजगार प्राप्त करता जा रहा है, परंतु जो महिलाएं हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। और इसकी तुलना किससे की गई है? यूरोप में जो 18वीं और 19वीं जो सदी थी उसमें जो महिलाओं की सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, उससे तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिख रखी है, पर ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन लिखकर छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। आपको आंसर क्या है, पॉइंट में बनाना है, पॉइंट बनाकर उसके अंदर उसे एक्सप्लेन करना, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ये एक लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, फर्स्ट पॉइंट देखिए। तो आप ये जो पॉइंट है ये बना सकते हैं और इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से महिला वर्ग है वह बेरोजगार है, तो जो इस तरीके से आप पॉइंट बनाकर महिलाओं में बेरोजगारी व्याप्त करके और इसके अंदर आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है इसे आप वहाँ पर लिख सकते हैं और इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी समझ करके आपको करना है, जैसे एनसीईआरटी में लिख रखा है डिट्टो आपको वैसा नहीं करना होता है, उसके आपको पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए तो आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। पर्यावरण की हानि तथा भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे नतीजे भी सामने आए हैं। जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होता जा रहा है, परंतु वहाँ पर जो पर्यावरण है उसे काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। इसका मतलब क्या है, चीन केवल विकास पर ध्यान दे रहा है पर उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है वह, या फिर कहा जाए ध्यान दे भी रहा है तो ना के बराबर दे रहा है, तभी तो वहाँ पर पर्यावरण को हानि पहुंची है। और ये जो हानि है ये केवल चीन ही नहीं झेलेगा, इसके साथ साथ उसके आसपास के जितने भी देश हैं उस पर्यावरण की जो मार है उसे झेलेंगे। हम सभी जानते हैं इस बात को। अब देखिए भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे नतीजे। चीन में जो भ्रष्टाचार है वो भी क्या लगातार बढ़ रहा है, करप्शन। तो इससे भी क्या है, इससे भी जो चीनी जनता है उस पर असर पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार कायम होगा, कोई भी काम जो है उसमें भ्रष्टाचार होगा, तो इससे क्या है, जो चीनी जनता है उसको उसकी मार झेलनी पड़ेगी। अब देखिए शहर तथा गांव के साथ तटीय तथा मुख्य भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों के मध्य आर्थिक दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि जो शहर है और गांव है उनमें क्या है, आर्थिक दूरी दिखाई दे रही है साफ साफ। इसका मतलब जो शहर है वो बहुत ज़्यादा विकसित तौर पर दिखाई देते हैं और जो गांव है वो क्या है, वो पिछड़ा वर्ग बनकर रह जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक जो शहर है उसमें तो लगातार विकास होता जा रहा है, परंतु उसी की तुलना में अगर चीन के गांव देखें तो उनमें क्या काफ़ी अंतर दिखाई देता है, और ये अंतर क्या आर्थिक तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो तटीय और मुख्य भूमि है उसमें भी उसके व्यक्तियों में भी अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वहां पर असमानता कायम है।